सिर्फ 15 से 20 हजार यूरो लगाकर यूरोप में सेटल होना अपनी फैमिली के साथ, आइल्स भी नहीं देना है, प्रोसेसिंग टाइम भी कम चाहिए और अपनी फैमिली के साथ पीआर भी हासिल करनी यूरोप के अंदर। इस तरह के सवाल रोजाना की बुनियाद पर आते हैं और आज इन्हीं सारे सवाल को हम एड्रेस करने वाले हैं इस इमिग्रेशन टॉक पॉडकास्ट के स्पेशल एपिसोड में विद नन अदर देन मिस्टर आदिल इस्माइल। स्टे ट्यून्ड, कौन सी कंट्री, कौन सा वीजा, ये सारी तफसीलात आज की वीडियो में आपको देने वाले हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन के अंदर भी सुना कि ये अपॉर्चुनिटी जो है वो इस वक्त बूम कर चुकी है। लोगों को यूरोप में सेटल होना है अपनी फैमिली के साथ और इन्वेस्टमेंट 15 से 20 हज़ार यूरो के अंदर अगर हो तो सुनने में भी कभी कभार ऐसा लगता है कि यार शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है। तो ये किससे कितने हद तक रियलिस्टिक है, कौन सी कंट्री, कौन सा वीज़ा है और किस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें जाकर रेजिडेंसी मिलेगी, मैं चाहूँगा तफसीलात में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल बकर, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए और इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। राइट। बट कुछ चीज़ होती है ना कि मार्केट में आती है जी। और वो ऐसे ही जो है ना वो ओवरलुक हो जाती है और लोग उसको ज़्यादा नहीं देखते। जी। अब चूंकि यूएस के हालात आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन आपके लिए बहुत टफ हुई हुई है, जी। कैनेडियन इमिग्रेशन में आपके पास इतने पाथवेज नहीं मिल रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी बंद होने की बातें भी हो रही हैं। Right. तो लोगों को यूरोप अट्रैक्ट जो करता है वो इसलिए भी करता है कि यूरोप सिर्फ एक नहीं है ना। Right. एक कंट्री का नाम नहीं। यूरोप में अगर खासतौर पर आपको शेंगन जोन अगर मिल जाए। अब शेंगन क्या है, सबको पता है कि शेंगन जो है वो 26 से 28 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आप विदाउट बॉर्डर जो है वो मूव भी कर सकते हैं, जा भी सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस कंट्री जहाँ लोगों ने जा जाकर विजिटर वीज़ाज के ऊपर जा जाकर भी अपनी फाइलें ओपन कराकर रेजिडेंस परमिट और परमिट रेजिडेंसी के लिए जो है ना वो दरख्वास्तें दी हुई हैं और कुछ लोगों ने उसमें कामयाबी भी हुई है। लेकिन अब जो ये कंट्री है वो उसने अब ब्लॉक करना शुरू कर दिया। और ऑब्वियसली जिस जगह हम पाकिस्तानी जाते हैं या देसी कंट्री लोग जाते हैं तो वहाँ पर फिर मुश्किलात उनको रह रहा है कि इकोनॉमी को फोकस करना। ऑब्वियसली आप उसको जो है वो मैनिपुलेट भी करते हैं, आप उसको जो उसका जो लॉस को जो है कैपिटलाइज कर रहे होते हैं। तो जो कंट्री है वो है पुर्तगाल। राइट। और जिसको अंग्रेज कहते हैं पोर्चुगल। ठीक है ना। ये पोर्चुगल एक बहुत ही अच्छी और सेंट्रल लोकेशन के अंदर है जिसका बॉर्डर स्पेन के साथ है। ठीक है। और ये इबेरियन पेनिसुला के जो है वो साथ एक कंट्री है जहाँ पर आपको ये फैसिलिटी मिल रही है कि आपके लिए शेंगन जोन ओपन हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो पुर्तगाल एक बूमिंग इकोनॉमी, ग्रोइंग इकोनॉमी है। पिछले 2025 में भी अगर आप जाके देखें तो 8.5 बिलियन डॉलर्स की जो वो इन्वेस्टमेंट हुई है। ओके। तो जो लोग चाहते हैं कि कम पैसे लगाकर और कोई रेजिडेंस परमिट हासिल कर सकें तो उनके लिए चाहिए कि जैसे इंडिया ने भी किया, नो डाउट कि एक शार्क टैंक लेके आया, वहाँ कामयाब भी हो, यहाँ तो नहीं काम कामयाब हो सका। लेकिन लोगों को एजुकेट करने की हमें ज़रूरत होगी। लोगों को बताना पड़ेगा कि हम सिर्फ गुलामी से बेहतर है कि आप जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करना सीखें। कंपनी, कंट्रीज, इलाके ये कामयाबी उसी वक्त होंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप होगी। तो एंटरप्रेन्योरल माइंड बनाने की हमें ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम यहाँ से भागे कैसे, बस वीज़ा कैसे मिल जाए, ये वीज़ा कैसे मिल जाए, माइंड सेट ये थोड़ा सा ये भी डेवलप करने की ज़रूरत होगी, खासतौर पर सुपीरियर कंसल्टिंग का। और मेरा अपना जो एक एम है कि लोगों को एजुकेट ज़्यादा किया जाए ताकि वो कामयाब भी हों। कामयाब होना भी बहुत ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो एक बिजनेस करने के नाम को हम कहते हैं कि आप बिजनेस एक अच्छा करेंगे, बिजनेस करने से आप जॉब क्रिएट भी करते हैं, फिर आपकी एक फुल अथॉरिटी होती है, तो आप ग्रो भी करते हैं और आप मिलियनर भी बनने की आपको जो है ना ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तो ये जो प्रोग्राम है पुर्तगाल के लिए हम जो लिखे हैं D2। ओके ठीक है। पुर्तगाल के पास और भी वीज़ा है, D7 भी है, उस पर भी हम बात करते चले। एक शॉर्ट्स के अंदर मैं आपको दूँ कि D7 लोग अक्सर गलत बेचते हैं पाकिस्तान में। खासतौर पर पाकिस्तान में अगेन माइंड सेट्स के साथ खेला जाता है और जैसे हमने कहा कि माइंड सेट यही है कि बस कैसे चले जाओ, तो वो उस प्रोग्राम को ज़्यादा स्टडी नहीं करते। D7 पैसिव इनकम के ऊपर है। अब पैसिव इनकम अक्सर लोगों को तो पता ही नहीं होता क्या चीज़ है कि क्या चीज़ है। और वो कहते हैं मैं ये इतना तो कमा रहा हूँ, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा हूँ, आज अप्लाई कर। ये अप्लाई करने पे एजेंट्स, कंसल्टेंट्स के पैसे बनते हैं और ये इंडस्ट्री इसी तरीके से चल रही है और पैसा बन रहा है इसके अंदर। मैं ये बताना चाहूँगा कि D7 के अंदर खासतौर पर आपको पैसिव इनकम होती है जो अदर देन आपकी मेन इनकम होती है। ठीक है। तो वो तो प्रोग्राम बहुत डिफरेंट है और उसके अंदर आप उसमें भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बट जिनके पास पैसिव इनकम हो, कोई रिटायरमेंट आपके पास जो है ना वो पेंशन आ रही है, या आपने एडिशनली कोई प्रॉपर्टीज और डिविडेंड्स के तौर पर, रेंटल के तौर पर आपको एडिशनल इनकम आ रही है और वो मीट करी इनकी रिक्वायरमेंट को, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। और उसमें D7 आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो है पोर्चुगल का D2 वीज़ा। बहुत इंपॉर्टेंट वीज़ा है। हमने इससे पहले भी सीजन जो आपका इससे पहले का सीजन था उसमें भी हमने लोगों को, पॉडकास्ट हमारा मौजूद होगा उसमें बताया कि D2 वीज़ा बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है जो नहीं भी बिजनेस करता है लेकिन वो बिजनेस करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहता है, तो उसको D2 वीज़ा सूट करेगा। और सबसे
अच्छी बात यह है कि लोगों को जो अट्रैक्ट भी करते हो, और हमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने जो है ना वो अप्रोच करना शुरू कर दिया, तो जिसकी वजह से हमें ये ज़रूरत पड़ी कि हम और मज़ीद इसको क्लैरिफाई करें इस पॉडकास्ट के थ्रू कि पुर्तगाल एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन के अंदर है, यूरोप के अंदर एंट्री करने के लिए आपको एक पाथवे मिल रहा है, और अपना बिजनेस पूरे यूरोप में जो है वो ग्रो करने का, एस्टैब्लिश करने का आपको एक लो कॉस्ट एंट्री है। और यहाँ पर ये बात वाज़ेह भी हो गई कि हमने जो बात की थी 15 से 20 हज़ार यूरो की इन्वेस्टमेंट की, किसी को देने नहीं है जाकर, ये बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है। उसमें ये आप देखिए, जब हम बात करते हैं, कोई पहले तो ये जान लें कि जब D2 वीज़ा में बिजनेस की बात करते हैं तो अक्सर लोग सवाल करते हैं कितना चाहिए मुझे, जी ठीक है ना, बिजनेस कितने में कर, देखिए ये तो स्काई इज द लिमिट है जी। ऐसे ही मैं जो है ना वो 5 लाख रुपए में भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, मुझे 50 लाख भी कम पड़ सकते हैं, मुझे 5 करोड़ भी कम पड़ सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि मेरा बिजनेस प्लान क्या है। राइट। तो सबसे पहले आप अपने बिजनेस प्लान में मैं करने क्या जा रहा हूँ, राइट, ये ना करें एजेंट्स के पास आके तुसी दस दो कि जी मेरा 20,000 यूरो है, मुझे बताओ वीज़ा चाहिए, मुझे चाहिए। तो हम जो बताते हैं वो तो अट्रैक्टिव पार्ट तो है कि कोई लिमिट नहीं है, आप 10,000 यूरो से स्टार्ट कर लें, 7,000 से कर लें, लेकिन हमने एक जो है ना वो रिकमेंडेड कॉस्ट बताइए कि 15 से 20। फॉर एग्जांपल अभी आप अपने स्क्रीन पे भी शो करेंगे उसको कि हमारे पास एक कैफ़े है पुर्तगाल लिस्बन के अंदर, तो वो एक अच्छी लोकेशन के ऊपर है, वो 16,000 यूरो के अंदर जो है ना एक छोटा 30 स्क्वायर मीटर के ऊपर एक जो है ना वो जहाँ पर आप कॉफ़ी बेच रहे हैं, जहाँ पर आप एक रिफ्रेशमेंट जो स्कूल से करीब है, बच्चे भी आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको देखने पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे आप मोबाइल शॉप खोल सकते हैं, तो 10-20 हज़ार यूरो के अंदर, बाकी इससे ऊपर भी होगा। एक रेस्टोरेंट आपको 25-30 हज़ार यूरो में भी पड़ सकता है, 50,000 यूरो में भी कम पड़ सकता है। तो वो चीज़ें आप एक्सपर्ट के साथ, हमारे साथ, खासतौर मुझसे मिलकर आप जो है वो तयन करें, डिस्कस करें, और फिर हम उसको आपको बताएंगे क्या आपको लिस्बन में करना चाहिए, क्या आपको पोर्टो के अंदर करना चाहिए, क्या आपको जो है ना वो अल्ग्रेव के अंदर करना चाहिए, प्रागा के अंदर करना चाहिए। हम आपको बताएंगे कि सिटीज़ कौन सी अच्छी होती हैं, कौन सा आपको। तो पहले तो माइंड सेट ये करें, कॉस्ट आसान है, 10,000 या 15,000 या 20,000 यूरो की अगर हम बात करें, अव्वल तो जैसा आपने भी कहा कि देना नहीं है किसी जी, ये आपने शो मनी तो बहरहाल आपने करनी है कि भाई मेरे पास पैसा है, जब भी मैं कुछ चीज़ काम करने जाऊंगा कॉमन सेंस है कि मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, तो मैं और जब मैं किसी को कहूँगा भाई मुझे ये बिजनेस करना और मुझे 15-20 हज़ार यूरो है, तो सवाल होगा कि कहाँ है ऑब्वियसली, और वो कहाँ से आ रहे हैं, किसी से उधार तो नहीं लिए हुए, तो फिर आप एंटरप्रेन्योर नहीं है। तो ये भी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको ट्रेनिंग भी अच्छी दिखानी है। अगर आपने जिन्होंने बिजनेस पहले किया हुआ है तो उनके लिए तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। जिन्होंने नहीं भी किया, वो सीनियर मैनेजर्स हैं, बैंक के अंदर काम करते हैं, पैसा बना लिया है, उनके पास उनको कोई गोल्डन शेक हैंड मिल गया है, कुछ उनके पास ग्रेजुएटी है, कोई प्रोविडेंट फंड्स हैं, और वो आप बिजनेस करना चाहते हैं, रेलिवेंट बिजनेस पे जाएं। राइट। एक बंदा आ रहा है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, ठीक है, और वो कह रहा है कि मुझे जो है ना वो कपड़े का कारोबार कराते हैं, रेलेवेंसी नहीं होगी, तब भी आपके लिए मुश्किल होगा। ऑल्दो के मना नहीं है, बट कोशिश करें कि रेलेवेंसी जिसको आप चला भी सकते हैं, अप्रूवल मिलना आपको जो है ना आगे जाकर उसके लिए उसका फल भी मिले, आप उसको चला भी सकें। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमने ये बताया कि एक तो ये जो अमाउंट है ये आपने शो भी करनी है और वहां जाके अपने ही बिजनेस में लगानी है, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट जो किसी भी जगह पर, चाहे वो मिडल ईस्ट ही क्यों ना हो, ये बात बहुत आसानी के साथ हमारी आवाम जो है वो समझ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ताल्लुक या आना जाना जो है वो मिडल ईस्ट में होता है, चाहे वो दुबई हो, कतर हो, ओमान हो या आपका सऊदीया हो। वहाँ पर क्या होता है, आप कंपनी कायम कर, जब आप बिजनेस करने जाएंगे तो आपको कंपनी कायम करनी है, कंपनी का नाम लेना है, कंपनी की लाइसेंस करना है। सेम इज द केस विद यूरोप भी है, कुछ चीज़ें बस डिफरेंट होती हैं, बाकी प्रोसेस ऑलमोस्ट जो है, जो थीम है वो सेम ही है कि आपने कोई कंपनी तयन करनी, कंपनी के कैपिटल आपने बता दी कि भाई ये 15-20 हज़ार मेरे पास है, मैं इस पर करना चाह रहा हूँ, और आपने उस कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, लाइसेंस देने के लिए और कंपनी को लाइसेंस दिलवाने के लिए क्या जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो उसकी एक कॉस्ट होगी। मैं अगर दुबई के अंदर फ्री जोन के अंदर, मैदान फ्री जोन हो, अजमान फ्री जोन हो, एक वीज़ा 2 वीज़ा के ऊपर मैं अगर करने जाऊँ तो कमो बेश आपके 10,000, 12,000, 15,000 दिरहम जो है बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी 10-11 लाख रुपए बन जाते हैं। अगर 10,000 दिरहम की हम बात करें तो 7 लाख बनेंगे, 15,000 की बनेंगे, तो इस तरह से आपको होता है। तो ये तो आप दे रहे होते हैं, कंपनी आपकी स्टैब्लिश हो जाती है, फिर आप वीज़ा की भी कॉस्ट देते हैं 4-5 हज़ार दिरहम, 6,000 दिरहम, डिपॉजिट भी कुछ करा रहे होते हैं। तो ये बात समझनी पड़ेगी, जब वहाँ लगा सकते हैं और आपको कुछ मिल नहीं रहा, तो यहाँ पर 10-15 लाख रुपए की कॉस्ट के अंदर, ये अब आप जो हम बात करें वो कॉस्ट के ऊपर बात करें कि 10-15 हज़ार जो कि आपके फीसेस की मद में, जहाँ पर आपको बैंक अकाउंट खोलना है, जहाँ आपको जो है वो इंश्योरेंस जो है ना पहले लेना है, जहाँ पर आपको अकोमोडेशन का लीज पेपर आपने लगाना है और वहाँ पर फिर आपने रहना भी है, ये सारा काम हम जो है वो करवा के देते हैं। क्योंकि D2 वीज़ा की जो मेन रिक्वायरमेंट है, कंपनी और बिजनेस प्लान तो अपनी जगह पर जो मेन रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके साथ जब आप प्रोसेस करने जाएंगे
3 चीजें आपके पास होने चाहिए। ओके। एक निफ होना चाहिए जो नेशनल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट कहलाता है आपका, और वो होता है वो निफ उनकी लैंग्वेज के अंदर है, तो वो NIF आपने जो है ना वो बनाना है, वो हम यहाँ से बैठकर आपके लिए क्रिएट करेंगे। फिर दूसरा आपको बैंक अकाउंट खोलना है। राइट। अब बैंक अकाउंट या तो आपके कुछ जान पहचान है या चीजें तो आप वहां से बनवा लें, उसकी सर्विसेज भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे इन्हीं कॉस्ट में जो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इतनी 12-15 लाख रुपए आपको लगते हैं। तो वो आपको जो है वो बैंक अकाउंट खोलना है। बैंक अकाउंट खोलने की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एड्रेस होना चाहिए, right. आपके पास एकोमोडेशन होना चाहिए, right. तो एकोमोडेशन की भी जो लीजिंग है उसकी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस है, प्रॉपर उसके एग्रीमेंट्स है, वो भी हमारा काम है जो हम करा के देते हैं। चाहे वो T10 स्टूडियो अपार्टमेंट हो या और 1 बेड हो या 2 बेड हो, वो सब हमारा काम है, वो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसी में इंक्लूडेड होती है। एंड देन ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट करके आप केस को सबमिट करते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान एंड SOP। राइट। तो आपको जो है वो जब पोर्चुगल एम्बेसी में आप सबमिट करेंगे, प्रोसेसिंग टाइम ये 4 से 6 महीने लग सकते हैं इसके अंदर, और आपको 4 महीने का एक वीजा मिल जाएगा मल्टीपल। आप जाकर वहां पर रेजिडेंस परमिट फाइल करेंगे और AMA के थ्रू, और वो आपको 2 साल का आपको रेजिडेंस परमिट आपको दे देंगे। राइट। और वो एक्सटेंडेबल है, वो आगे 3 साल के लिए एक्सटेंड भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह हमने अपने स्क्रीन के ऊपर भी दिखाया कि एग्जाम्पल्स जो बिजनेसेस मौजूद हैं, इसी तरह के बिजनेस प्लान्स हम प्रेजेंट कर सकते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब आपके कनेक्शंस अपने जो है वो पुर्तगाल के अंदर स्ट्रॉन्ग हो, आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता हो। क्योंकि ये भी सवाल बड़ा आता है ख़ास तौर पर सोशल प्लेटफॉर्म पे, टिकटॉक पे वगैरह पे, 15-20 हज़ार यूरो की क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो कोई बिजनेस नहीं मिलता है यहाँ पर। तो उनको ग्राउंड रियलिटीज़ से मेरे ख्याल है वाकिफ़ नहीं होते। कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों को जो है ना वो समझें। देखिए ये ज़रूरी नहीं है, देखिए पाकिस्तान में भी बात करें, हम कराची में रहते हैं या दुबई में बात करते हैं, ऐसे कई लोग होंगे जो कि फेल हो जाते हैं। जी। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं कराची में रहता हूँ मैं कामयाबी रहूँगा, ऐसे ही है। मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं दुबई में रहता हूँ और यहाँ वहाँ के हालात और चीज़ों को पता चल गया। कई बिजनेस चल रहे हैं जी, कई बिजनेस कामयाब हैं। ये तो आपकी अपनी स्किल्स, नॉलेज, कैपिटल, आपकी किस्मत, आपके जो आपके पास कहना चाहिए कि ना आपकी सलाहियत है, उस बुनियाद के ऊपर आप काम करते हैं और रिस्क लेते हैं। और बिजनेस तो नाम ही रिस्क है। ऐसे ही। तो जो लोग डर कर भी काम करते हैं उनके लिए तो काम वैसे नहीं बनने वाला, क्योंकि देखिए ना कि माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। माइंडसेट ये है कि बस वीज़ा मिल जाए मैं पहुंच जाऊँ, आपने काम करना चाहिए। प्लस ये जो बात है कि कुछ सवाल आते हैं और आएंगे भी, आगे सेमिनार्स भी आने वाले हैं, बहुत से लोग सवाल करते हैं और करेंगे भी कि क्या नया बिजनेस होना चाहिए सर, क्या आप बिजनेस परचेज करके देंगे, आपके पास कोई बिजनेस है? देखिए हर तरतीब से हम काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। हम एक रिसोर्सफुल कंपनी है, हम आपको जो है ना वो बिजनेस परचेज भी करके दे सकते हैं, उसकी ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसमें काम ज़्यादा दरकार होगा, क्योंकि आपको ओनरशिप सर्टिफिकेट बनाना है, करना है, प्रॉफिटेबल बिजनेस दिखाना है। कल को आपको किसी ने ऐसी दे दिया बिजनेस जो कि चलता ही नहीं था, उसकी लोकेशन अच्छी नहीं थी, बाद में आप सर पकड़ के रो रहे हैं। ऐसे ही है। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम जो रिकमेंड करते हैं कि नए बिजनेस के ऊपर बात करें, नए सिरे से काम करें, हैवी डॉक्यूमेंट नहीं पड़ेंगे आपको। लेकिन अगर आपको बिजनेस परचेज भी करना है तब भी हम जो है ना उस पर काम कर सकते हैं। देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ जो है वो लिस्टिंग आप दिखा भी सकते हैं कि कुछ 16,000 यूरोज में, कोई 20,000 यूरोज के अंदर, कोई इससे कम के अंदर भी आपको मिल जाता है। कोई सलोन खोल लेता है छोटा सा, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस क्या है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना जो है वो ह्यूमन रिसोर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इक्विपमेंट क्या है। तो ये बहुत सारी चीज़ें फैक्टर होती हैं। फिलहाल ये है कि एक रूट है, एक अच्छी तरतीब है D2 के लिए, लोगों को अवेल करना चाहिए बढ़ चढ़ के इससे पहले, क्योंकि देखिए रश बहुत है, हमारे यहाँ भीड़ चाले एक तरफ ही लग जाते हैं लोग, ऐसे ही। तो इससे पहले कि ये एग्जॉस्ट हो जाए, ऐसे ही। तो लोगों को बढ़ चढ़ कर ये पहले तो जो पहले आएगा पहले पाया जाएगा, बाद में लोग जो है ना वो सर पकड़ के बैठेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि आर्टिकल 88 जो है ना वो एब्सोल्यूट किया है उन्होंने, और वो हजरात जो विजिटर वीज़ा लेकर जा रहे थे पुर्तगाल के अंदर और अपनी फाइल ओपनिंग कर लेते थे और उसको रेजिडेंस परमिट गवर्नमेंट ने भी किया था, ये चीज़ अब रिवोक हो गई, अब ये होने वाला नहीं है। तो इस झांसे से भी बच जाएं और इन रूट्स को करें जो लीगल रूट्स हैं। अरे आपने बड़ा अच्छा यहाँ पे मेंशन किया, आर्टिकल 88 के हवाले से लोगों की बड़ी कंफ्यूजन रहती है और लोग बड़े सवाल करते हैं। क्योंकि जैसे हमने जब एक रिसेंट वीडियो की तो काफ़ी वायरल गई, काफ़ी लोगों ने देखा, सवाल किए। उनमें से कुछ लोग आए जिनको शायद कभी जा चुके हैं पुर्तगाल या कुछ इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत, तो आर्टिकल 88 तो बंद हो गया, आप कैसे कह रहे हैं? तो वो मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम ज़्यादा क्लैरिफाई कर दें कि जो मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट वाला जो रास्ता था कि जो लोग डंकी के जरिए या विजिटर वीज़ा के जरिए जाकर अपने आप को लीगल करने की कहानी करते थे, वो रास्ता बंद है। लेकिन D2 वीज़ा जिस तरह आपने फरमाया शुरू में कि आर्टिकल 60 के तहत मिल रहा है और फिर वहाँ जाकर रेजिडेंस परमिट IMA के जरिए अगेन आपको मिलेगा 88 के जरिए ही, क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। लीगल पाथवे हमेशा ओपन रहते हैं, लीगल पाथवे भी नहीं। ये वो हजरात हैं जो गलत तरीके से जाते हैं, गलत तरीके से रहते हैं, उनका पास देखें, प्रेजेंट देखें, फिर ये नाकाम तरीन लोग होते हैं जो आपको सोशल मीडिया पर लिखते हुए नजर आएंगे, नाकाम तरीन है, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहरहाल
वो कहना चाहिए कि सूरज के मुंह पे थूकने से तो कोई सूरज को फर्क नहीं पड़ता। आपको जितने लोग बात कर रहे हो तो लोगों को नहीं फर्क पड़ेगा, लोग छोड़ते। जिसने कामयाब होना है, जिसने काम करना है, इसीलिए मैंने शुरू में भी बात की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट आपने क्रिएट करना है और बिजनेस करने के लिए अपना दिल गुर्दा बड़ा करना पड़ेगा अगर कहीं जाना भी है। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बहुत सारी कोशिशें हो रही है मार्केट में, हम देख भी रहे हैं, कुछ इदारों के साथ हम एसोसिएट भी हुए हैं और उनको दिया है कि जो हमारे जो है वो कॉस्ट के मुताबिक काम करें। तो इस वक्त आगे आने वाले वक्तों में ये बहुत हद तक होगा कि ये सारी डंकी रूट्स, ये सारे जो पाकिस्तान के नाम को और जो है वो पासपोर्ट की रैंकिंग को ख़राब करते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता बंद होंगे। ये छोटे छोटे उम्रों के जो बाहर जाकर किसी भी तरीके से चले जाते हैं, जाने के बाद जो है वो वीडियोस बनाते रहते हैं ऐसे हाथ रख के। आफरीन है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ा लिखा तबका कम है, सोशल मीडिया पर ज़्यादा है वो, ठीक है ना। और वो बस कहता है कि मैंने भेज दो बस किसी भी तरीके से, और वो नीचे लिख रहा होता है फलाना भाई तो ऐसा है, फलाना भाई तो ऐसा है। सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग चल रही है, सस्ता काम है, इन्फ्लुएंसर बन जाए आप और लोग आपको करते रहेंगे। उसमें खवातीन भी शामिल हैं उसमें, जो है ना वो, तो उनका कोई अपना ऐसा पास्ट रिकॉर्ड नहीं होता। खुद ट्रैवल कर जाते हैं तो कहते हैं मैं आ गया हूँ, मैं आ गई हूँ, तो देखो मैं हो जाएगा। हर इंडिविजुअल की अपनी एक पोर्टफोलियो होगा, हर इंडिविजुअल की अपनी जो है ना वो। तो अब ये हुआ है क्योंकि हमारे बोलने से बहुत फर्क पड़ता है, अब काफ़ी हद तक अपना किबला दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एम तो यही है कि पैसा बनाना है, क्योंकि उससे तो वो नहीं करते, क्योंकि उनका काम ही सब विजिटर वीज़ा है। कुछ उनमें से 2-4 हैं पाकिस्तान में भी हैं, कुछ मिडिल ईस्ट में भी हैं, वो रेजिडेंस परमिट की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हर किसी को जो है वो अब कमाने की लाले पड़ रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि ना ये विजिटर वीज़ा में 500,000 करके बिलियनर तो बन गया, अब आगे भी करना है, अखराजात भी हैं। तो ये बहरहाल चीज़ें चलते रहेंगे। हमारा काम है हम स्टैंड आउट करते रहेंगे, बताते रहेंगे लोगों को, ताकि लोगों को ये समझ में आए। और अच्छा, शुरू में आपने डिस्कस किया, हमने थोड़ा सा कंपैरिजन देने की कोशिश की मिडल ईस्ट से, क्योंकि ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा आसान पाकिस्तानियों के लिए होता है कदम रखना दुबई में, सऊदीया में, कतर में। तो वहाँ से कंपैरिजन देते हुए एक बार फिर जो ऐसे सवालात हैं कि अगर मेरा वीज़ा नहीं लगा, मिसाल के तौर पे 10-15 लाख रुपए का एक कोई बजट बन रहा है, मेरा वीज़ा नहीं लगा तो क्या ये मेरे पैसे चले जाएंगे? क्योंकि कंपनी तो फॉर्म हो गई, बिजनेस भी लगाना, सारी चीज़ें थी। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि इसमें सोचने का ज़रूरत है? देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो मैंने बात बड़ी की और मैं बार बार कहूँगा भी और इसको और समझाने की कोशिश करूँगा हमारी आवाम को। देखिए हर बंदा आपका टारगेट भी नहीं होता, हर बंदे को एजुकेट करना भी मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन जितनों को कर सकता है, जो लोग बहुत आसानी के साथ बात समझते हैं और एजुकेटेड भी होते हैं। एजुकेशन के लिए मैंने अक्सर कहता हूँ कोई डिग्री का होना ज़रूरी नहीं होता, आपका शऊर आपको एजुकेट करता है। तो ये बात समझ लें कि जब आप, और ख़ास तौर पर जो मैंने कहा कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, जब तक ये आप डेवलप नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगी। जब आप मिडल ईस्ट के अंदर जब करते हैं, अपनी कंपनी कायम करते हैं, मैं अजमान फ्री जोन में करूं, मैं दुबई मैदान में करूं, या किसी भी जगह फ्री जोन का करूं, या मेन लैंड का करूं, तो मैं कंपनी एस्टैब्लिशमेंट के लिए पहले पैसे दूंगा ना। जी ऐसे ही, जैसे मैंने कहा, एक मिसाल के तौर पर मैंने बताया कि 10,000 दरम का अपनी कंपनी आपने की, और बहुत सारे पैकेजेस निकल भी रहे होते, कोई 6,000 6,500 दरम का भी होता है। लेकिन कोई भी अमाउंट हो, कंपनी की लाइसेंस और उसकी फॉर्मेशन के लिए आप एक अमाउंट पे करते हैं, उसकी करेंसी के हिसाब से होता है। अब आपको यूरो जो कि बड़ा पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है, तो आप उसको वहाँ से कैलकुलेट करें। बट ज़हन नशीन करें, रेस्ट अश्योर्ड कि जो भी आप कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं वो आपकी अपनी कंपनी होती है। आप उसको खरीद रहे हैं, जब मैं कोई चीज़ खरीद लेता हूँ तो मेरी हो जाती है, तो उसका रिफंड किससे क्या ताल्लुक है आपका? आपने वो तो खरीद ली, उसके आपने पैसे दिए, उससे अवामिल थे, बैंक अकाउंट खोलना, फलाना करना, ऐसा करना, ऐसा करना। आप ये 3-4 जो है वो चीज़ें खुद से भी करके आ जाए, कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी और लेकिन आपको कंपनी जब इस्टेब्लिश हो गई, जिसकी बुनियाद पे आप वीज़ा फाइल करेंगे, ठीक है ना, तो लॉन्ग टर्म डी जब आप वीज़ा फाइल करेंगे तो फिर आपको क्या होगा कि आपकी कंपनी कायम है, आपने बिजनेस प्लान दिया हुआ है, आपको सिर्फ एक ही बुनियाद पर रिफ्यूज़ कर सकता है कि वो सेटिस्फाई नहीं कि आप भाई एंटरप्रेन्योर है ही, बिजनेस करने का वही जो बात घुमा फिरा के गई, जब तक आपका माइंडसेट नजर नहीं आएगा, बॉडी लैंग्वेज, पेपर वर्क आपका नजर नहीं आएगा, बिजनेस करने जा रहे हो, आप रिफ्यूज होंगे ना, तो डरते किस बात के? ऐसे ही तो आपकी कंपनी की जो कॉस्ट है वो नॉन रिफंडेबल होती है। वीजा के अंदर आप वीजा रिफ्यूज हो गए तो उसकी 100-150 से ज्यादा की आपकी यूरो की फीस नहीं है, ठीक है, तो वो आप दोबारा करें, आप उसके कंसर्न्स को एड्रेस करें और उसके जो भी खदशात हैं उसको दूर करके 10 मरतबा अप्लाई कर दें। सही बात है, क्योंकि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, उसका एक मियाद होगा। तो मैं समझता हूँ कि इसको चीज़ों को जब आप समझ जाएंगे तो आपको, हाँ, ज़्यादा हमारी भी यही कोशिश है कि हम स्क्रूटनी करेंगे, हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों को इसी तरह की मोटिवेट और एजुकेट करेंगे, और बिजनेस के ऊपर खड़ा करने के लिए हम उनको जब ये गाइड करेंगे, हर वो शख्स जो है वो इस बात के ऊपर राज़ी भी होगा कि इतने कॉस्ट में
जी 12-15 लाख रुपए की कॉस्ट के ऊपर आपको यूरोप की एंट्री मिल रही है, फिर बिजनेस के ऊपर तो आपने खुद लगाना है जी, खुद लगाना है, वो तो खुद लगाना है। वो मिडिल ईस्ट में भी हो तो क्या आपको ये बात समझ में नहीं आती? आप सऊदीया में बनाए बिजनेस, दुबई में बनाए, ओमान में बनाए, कतर में बनाए, तब भी आपको ये कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। वहां तो आप यही कहते हैं मुझे पैसे वापस करो। सही बात। तो दुबई भी आपको रिफ्यूज कभी कभी कर सकता है, और आजकल होते भी हैं। जी तो उससे कुछ नहीं होता, आपकी कंपनी जाया नहीं होगी। जी आप चाहे तो यहीं से बैठ के बिजनेस भी कर रहे हैं, आपको माइंड बिजनेस करने वाला होना चाहिए। जी जी तो जो हजरात ये सवाल लेके आते हैं वो उनका वही काम है कि बस मुझे एंट्री मिल जाए, फिर मुझे बिजनेस तो करना नहीं, मैं इधर उधर भाग जाऊंगा। ऐसे लोगों से हम वो तो आप दूर भी रहे, हम भी उनको सलाम करते हैं कि आपकी अजमत को सलाम है, आप जो है वो जो चाहे करें, हमसे बहस ना करें इस बात के ऊपर। तो हम बहुत स्ट्रेट हैं, हम बता देंगे आपको भाई क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल। लास्टली सर इसको कंक्लूड करने की तरफ हम जाएंगे। पहली चीज़ कि क्योंकि लॉन्ग टर्म ज़ाहिर गोल सेटलमेंट ही है, पीआर ही है, तो एक नटशेल में बता दें कि पीआर कितने अरसे में मिलेगी, पासपोर्ट कितने अरसे में मिलेगा, और लास्टली इसके स्टेप्स क्या होंगे अप्लाई करने के लिए, 1 2 3 करके अगर हम चलें। अच्छा, पहले तो ये कि पहले स्टेप्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे होगा, ताकि लोगों को बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाए कि जब भी आप डिसाइड करें पहले तो आप डिसीजन लेंगे। इसमें कोई एलिजिबिलिटी एज सच क्राइटेरिया तो मीट नहीं करना है। मुझे आइल्स भी करना है, मुझे कोई एज लिमिट नहीं है, कोई ऐसा कोई आपने कोई लैंग्वेज असेसमेंट नहीं करना। फंड्स आपके पास अच्छे होने चाहिए, ठीक है। जो भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, बिजनेस को पहले खुद से डिस्कस करें, आईने में खड़े होकर डिस्कस करें, किसी बहन भाइयों से करें, वालिद साहब से करें, दोस्त अहबाब से करें। बिजनेस को आपके पास आपका माइंड होना चाहिए। बिजनेस आपके पास है, आइडिया है, नहीं भी है तो कंसल्टेंट से करें, एक्सपर्ट इसलिए बैठा हुआ है, वो आपको बिजनेस प्लान, बिजनेस के बारे में आइडिया देगा एज पर योर प्रोफाइल। एंड देन जब आई होप कि एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी यूरोप के अंदर सेटल होना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, 15 से 20 हज़ार यूरो जैसी मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके अपने खुद के बिजनेस में खुद की कंपनी बनाकर आप जो है वो यूरोप के अंदर पीआर और सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। बेहद इसके फ़वाइद हैं, वो सारे हमने आज डिस्कस किए अपने एपिसोड के अंदर। प्रोसेस आपको बताया, टाइमलाइन आपको बताई, खर्चा आपको बताया। अब आपने फैसला करना है इस वक्त कि जब दुनिया के हालात और चीज़ें आपके सामने, अगर आपने अब डिसीजन नहीं लिया तो आप आगे जाके रिग्रेट करेंगे। यूरोप आपको बुला रहा है, आपका फैसला है, आपने इस वक्त अपने एक्शन को ट्रिगर करना है या नहीं। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया, शेयर करें अपने उस फ्रेंड, कोलीग या फैमिली के साथ जो यूरोप जाने के लिए इंटरेस्टेड है। और सुपीरियर कंसल्टिंग के इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट सेशंस को देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दिस इज अबू बकर आदिल, आई एम साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।